यह कहानी है एक ऐसे सैनिक की जिसे ब्रिटिश सेना भी नजरअंदाज नहीं कर पाई। अकेले लगभग 300 ब्रिटिश सैनिकों के सामने एक ऐसा इंसान जिसकी वीरता और साहस ने इतिहास के पन्नों को हिला दिया। उस समय फोर्ट की दीवारें कंक्रीट और पत्थर से बनी थीं और अंग्रेज सैनिकों की संख्या इतनी अधिक थी कि कोई भी साधारण इंसान उनके सामने टिक नहीं पाता। लेकिन यह सैनिक साधारण नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अडिग संकल्प झलकता था। हर कदम, हर निर्णय, हर सांस रणनीति और साहस से भरी हुई थी। उसके पास हथियार सीमित थे, लेकिन दिमाग और हिम्मत अनंत। अंग्रेजों ने सोचा कि यह फोर्ट उनकी जीत के लिए बस समय की बात है, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक अकेले सैनिक के पास इतनी चतुराई और वीरता हो सकती है कि वह उनकी पूरी सेना को चुनौती दे। रात का अंधेरा उसके सबसे बड़े साथी की तरह था। धुएं, शोर और युद्ध की गूंज के बीच वह सैनिक हर नुक्कड़ पर नजर रखता, हर कदम को मापता और अंग्रेजों की हर चाल को पल पल महसूस करता। उसकी वीरता सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक भी थी, एक ऐसा मनोबल जो लाखों सैनिकों के सामने अकेले खड़ा हो सकता था। यह कहानी सिर्फ लड़ाई की नहीं है, बल्कि असंभव को संभव करने की, साहस और रणनीति की कहानी है। जब अंग्रेजों ने उसे देखा तो वे हक्का बक्का रह गए। यह वह पल था जब इतिहास ने कहा, कभी कभी एक इंसान ही पूरी सेना को रोक सकता है। यह कहानी आपको उस वीरता, उस अदम्य साहस और उस अद्भुत रणनीति के भीतर ले जाएगी जिसने ब्रिटिश सेना को भी अपने जज्बे के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत की धरती पर 1857 का विद्रोह केवल एक युद्ध नहीं था, यह उन अनकहे जज्बातों, अदम्य साहस और अटल वीरता की कहानी थी जिन्होंने औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। इसी समय और इसी पृष्ठभूमि में उभरा एक ऐसा सैनिक जिसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। उसका नाम था रामचंद्र यादव। उम्र केवल 28 वर्ष, लेकिन अनुभव और समझ इतनी कि उसे देख कोई भी कमजोर नहीं समझ सकता था। रामचंद्र यादव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसने बचपन से ही वीरता और देशभक्ति के बीज बोए थे। उसका परिवार खेती-बाड़ी करता था, लेकिन कहानी सुनाने वाले उसके गांव के लोग आज भी कहते हैं कि बचपन में ही रामचंद्र में कुछ अलग था। जब गांव में किसी अन्याय या अन्य खतरे की बात होती, वह सबसे आगे खड़ा होता। वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत था, बल्कि उसकी मानसिक तैयारी और साहस ने उसे हर चुनौती के लिए तैयार किया। 1857 के विद्रोह के दौरान, जब ब्रिटिश सेना पूरे देश में अपने पांव जमा रही थी, रामचंद्र का गांव और उसके आसपास के इलाके लगातार खतरे में थे। फोर्ट जो गांव के पास स्थित था, वह केवल एक किला नहीं, बल्कि उस इलाके की आखिरी उम्मीद और सुरक्षा की प्रतीक था। स्थानीय लोग कहते हैं कि फोर्ट का गिरना पूरे क्षेत्र की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का अंत माना जाता, और इसी कारण रामचंद्र ने फोर्ट की रक्षा का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। फोर्ट की रक्षा केवल एक सैनिक के हाथ में थी, और रामचंद्र ने इसे केवल कर्तव्य के रूप में नहीं लिया। उसके लिए यह व्यक्तिगत मिशन था, अपने गांव, अपने लोगों और अपनी धरती की सुरक्षा। उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, फोर्ट को किसी भी हालत में अंग्रेजों के हाथ नहीं जाने देगा। उसकी इस सोच ने उसे अन्य सैनिकों से अलग किया। रामचंद्र का व्यक्तित्व सरल था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता और आग झलकती थी। उसे इतिहास, युद्ध नीति और लोक कथाओं का भी गहरा ज्ञान था। फोर्ट की संरचना, उसकी कमजोरियां और अंग्रेजों की संभावित चालों का अध्ययन उसने पहले से ही कर लिया था। वह जानता था कि शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक रणनीति भी उतनी ही आवश्यक है। फोर्ट के भीतर और उसके आसपास का इलाका रामचंद्र के लिए केवल रक्षा का क्षेत्र नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का विस्तार था। वह हर एक दीवार, हर एक गुप्त रास्ता और हर एक नजर रखने वाले स्थान को जानता था। उसने खुद को इस तरह तैयार किया कि हर स्थिति में वह अपने लोगों और फोर्ट की रक्षा कर सके। उसका दृष्टिकोण था कि डर और हताशा केवल मानसिक कमजोरी की निशानी है,
और इसे अपने मन में प्रवेश करने नहीं देना चाहिए। रामचंद्र की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसके अनुभव और तैयारी ने उसे असाधारण बना दिया। वह जानता था कि अकेले खड़े होने का मतलब केवल शारीरिक युद्ध नहीं, बल्कि मानसिक युद्ध भी है। उसका हर निर्णय, हर कदम, हर रणनीति इस सोच पर आधारित था कि कैसे सीमित संसाधनों और सीमित संख्या के बावजूद फोर्ट को बचाया जाए। फोर्ट के लिए उसकी लड़ाई केवल युद्ध नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता, गर्व और सम्मान की लड़ाई थी। रामचंद्र ने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। वह जानता था कि इस मिशन में उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य उससे कहीं बड़ा था। उसके दिल में यह विश्वास था कि अगर एक सैनिक अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो असंभव भी संभव बन जाता है। इस तरह रामचंद्र यादव का परिचय हमें यह सिखाता है कि वीरता केवल हथियारों में नहीं, बल्कि हिम्मत, दृष्टिकोण और आत्मसमर्पण में होती है। उसका नाम आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो असंभव को संभव बनाने का साहस रखते हैं। रामचंद्र यादव केवल एक सैनिक नहीं था, वह एक रणनीतिकार और मानसिक रूप से अदम्य योद्धा था। फोर्ट की रक्षा का जिम्मा उसके कंधों पर था, और वह जानता था कि केवल शारीरिक शक्ति के बल पर अंग्रेजों की संख्या और हथियारों का मुकाबला करना असंभव होगा। इसलिए उसने अपनी मानसिक तैयारी को उतना ही गंभीरता से लिया जितना कि हथियारों और सैनिकों की तैयारी। सबसे पहले रामचंद्र ने खुद को निर्णय लेने और मानसिक रूप से असंभव परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया। उसने अपने मन में एक नियम तय किया, डर को प्रवेश नहीं देना। वह समझता था कि डर केवल मन का एक रोग है, और यदि इसे अपने भीतर फैलने दिया तो यह किसी भी बहादुर सैनिक को गिरा सकता है। इसलिए उसने हर सुबह अपने आप से कहा कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, फोर्ट कभी नहीं गिरेगा। यह संकल्प उसकी मानसिक तैयारी का पहला चरण था। दूसरा, उसने फोर्ट और उसके आसपास के इलाके का अध्ययन किया। उसने हर दीवार, हर गुप्त मार्ग, हर घने जंगल और नदी के किनारे की रणनीतिक स्थिति को याद किया। रामचंद्र को पता था कि अंग्रेज सैनिक केवल ताकत में नहीं, बल्कि रणनीति में भी माहिर थे। इसलिए उसने संभावित हमलों के नक्शे बनाए और उन पर अपनी रणनीति तैयार की। उसने यह सोचा कि कैसे सीमित संख्या में सैनिकों से ज्यादा दुश्मन को रोका जा सकता है। तीसरा, रामचंद्र ने अपनी सैनिकों की मानसिक तैयारी पर भी ध्यान दिया। वह जानता था कि सिर्फ उसका साहस पर्याप्त नहीं होगा, उसके साथियों को भी उसी आत्मविश्वास और हिम्मत से लैस होना होगा। उसने सैनिकों के साथ रोजाना अभ्यास, रणनीतिक वार्ता और युद्ध के अनुकरण किए। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे छोटे समूहों में विभाजित होकर बड़े हमलों का सामना किया जा सकता है। उसकी यह मानसिक तैयारी सैनिकों को केवल फोर्ट की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि असाधारण साहस और धैर्य के लिए प्रेरित करती थी। रामचंद्र की रणनीति में छल और भ्रम का बहुत बड़ा हिस्सा था। वह जानता था कि सीधे मुकाबले में अंग्रेजों की संख्या और शक्ति के सामने टिक पाना असंभव है। इसलिए उसने छोटे छोटे छापे, झूठे हमले और गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अंग्रेजों के लिए ऐसे जाल तैयार किए कि वे हर कदम पर भ्रमित हों और सोचे कि फोर्ट में सैनिकों की संख्या कहीं ज्यादा है। यह रणनीति अंग्रेजों को मानसिक रूप से कमजोर करती और उनके निर्णयों में गलती लाती। इसके अलावा रामचंद्र ने प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करना शुरू किया। रात का अंधेरा, धुंध और जंगल की घनी झाड़ियों को उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वह जानता था कि अंग्रेज सैनिकों की ताकत उनके हथियारों में है, लेकिन यदि उन्हें स्थिति और इलाके का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तो उनकी ताकत बेकार हो जाएगी। इसलिए उसने हर रात फोर्ट के आसपास गश्त लगाई, संभावित खतरे की पहचान की और अपने सैनिकों को सतर्क रखा। रामचंद्र की मानसिक तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था अपने आप पर अडिग विश्वास। उसने हर स्थिति के लिए खुद को तैयार किया, चाहे उसे अकेले ही सामना करना पड़े या सीमित सैनिकों के साथ दुश्मन को रोकना पड़े। उसने अपने मन में यह बात उतार दी थी कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है यदि साहस, रणनीति और मानसिक दृढ़ता एक साथ हों।
साथ ही रामचंद्र ने अंग्रेजों की रणनीतियों का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने देखा कि वे बड़े हमलों में निर्भर रहते हैं, परंतु छोटे, तेज और अप्रत्याशित हमलों के सामने वे हड़बड़ा जाते हैं। इसी आधार पर उसने अपने सैनिकों को छोटे समूहों में विभाजित किया और हर समूह को अलग अलग रणनीति सिखाई। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर सैनिक न केवल अपने कर्तव्य को समझे, बल्कि फोर्ट की सुरक्षा के लिए निर्णय लेने की क्षमता भी रखे। अंत में रामचंद्र ने खुद को शारीरिक रूप से भी तैयार किया। मानसिक तैयारी अकेले पर्याप्त नहीं थी। वह हर सुबह लंबी दौड़ करता, हथियार चलाने का अभ्यास करता और फोर्ट की हर कमजोर कड़ी की जांच करता। उसकी यह तैयारी केवल उसकी व्यक्तिगत वीरता को नहीं दिखाती थी, बल्कि पूरे फोर्ट और उसके सैनिकों की क्षमता को बढ़ाती थी। रामचंद्र यादव की यह मानसिक तैयारी और रणनीति ही उसे असाधारण बनाती थी। उसने न केवल अपने आप को बल्कि अपने पूरे सैनिक दल को इस तरह तैयार किया कि कोई भी हमला उन्हें चौंका न सके। वह जानता था कि युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि मन, धैर्य और रणनीति का भी है। और यही मानसिक तैयारी, यही रणनीति, फोर्ट को अंग्रेजों की भारी संख्या के बावजूद बचाने की कुंजी थी। रामचंद्र का नाम आज भी इतिहास में इस साहस और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, एक ऐसा सैनिक जिसने साबित कर दिया कि सच्ची वीरता केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और रणनीति में होती है। असाधारण साहस, मानसिक तैयारी और रणनीति का समय आ चुका था। रामचंद्र यादव ने जो महीनों की तैयारी की थी, अब वह अपने चरम पर थी। फोर्ट की दीवारें, गुप्त मार्ग और हर किला क्षेत्र उसकी योजना का हिस्सा बन गए थे। वह जानता था कि आने वाले पल में उसे अकेले या सीमित सैनिकों के साथ लगभग 300 ब्रिटिश सैनिकों का सामना करना होगा। यह असंभव लग रहा था, लेकिन रामचंद्र के मन में विश्वास था कि असंभव केवल नाम मात्र का होता है। सूरज की पहली किरण के साथ ही अंग्रेजी सैनिक फोर्ट के चारों ओर दिखाई दिए। उनकी संख्या और शस्त्र शक्ति देखकर अधिकांश लोग हतप्रभ हो जाते, लेकिन रामचंद्र शांत और स्थिर था। उसने अपनी टीम को पहले से तय संकेतों के अनुसार स्थानांतरित किया। छोटे समूह, गुप्त मार्ग और छुपी हुई घातक रणनीति, यह सब उसी के मन में पहले से तैयार था। फोर्ट की मुख्य दीवार पर जब ब्रिटिश सैनिकों ने हमला किया, रामचंद्र ने पहले ध्वनि और प्रकाश के भ्रम का इस्तेमाल किया। उसने अपनी टीम को रात के समय छुपी हुई मशालें और आग की छोटी छोटी लपटों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया, जिससे दुश्मन को ऐसा लगा कि फोर्ट में सैनिकों की संख्या कहीं अधिक है। अंग्रेजों ने अपनी तोपों और बंदूकों से फोर्ट पर हमला करना शुरू किया, लेकिन रामचंद्र के छोटे, तेज और अप्रत्याशित हमले उनके लिए शौक और भ्रम का कारण बन गए। रामचंद्र ने जानबूझकर अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को छुपा दिया और उन्हें गुप्त रास्तों से ब्रिटिश सैनिकों के पीछे भेजा। यह रणनीति अंग्रेजों के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित थी। उन्हें लगा कि हर कदम पर फोर्ट की सुरक्षा अजेय है। रामचंद्र के प्रत्येक निर्णय में यह सोच झलकती थी कि धैर्य, स्थिति का सही अनुमान और अप्रत्याशित हमले ही सीमित संसाधनों में विजय दिला सकते हैं। एक समय ऐसा आया जब अंग्रेजों ने मुख्य द्वार पर भारी हमला किया। रामचंद्र ने अकेले ही उनका सामना किया। उसके हाथ में केवल एक पुराना बंदूक और कुछ गोलियां थीं, लेकिन उसने अपने साहस और रणनीति से दुश्मन की भारी संख्या को पीछे हटा दिया। उसने अपनी टीम को संकेत दिया और गुप्त मार्गों से हमला शुरू किया। अंग्रेज सैनिक समझ नहीं पाए कि फोर्ट में कितने सैनिक हैं और कहां से हमला होगा। रामचंद्र ने हर छोटे छोटे गेट और पासिंग पॉइंट को नियंत्रित किया। उसने दुश्मन को अपनी ओर खींचा और फिर अचानक झटके और घातक हमले किए। उसका हर कदम पूर्व नियोजित था और हर हमले ने अंग्रेजों की मानसिक स्थिति पर दबाव डाला। उन्होंने सोचा कि शायद फोर्ट पर हजारों सैनिक हैं, जबकि वास्तविक संख्या रामचंद्र और उसके कुछ साथी ही थे। फोर्ट के भीतर रामचंद्र ने ध्वनि और छायाओं का इस्तेमाल किया। दीवारों से आवाजें, नकली कदमों की ध्वनि और अंधेरे में झांकती हल्की रोशनी, ये सब अंग्रेजों के लिए भ्रम का कारण बने।
रामचंद्र का यह मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अंग्रेजों ने हर कदम पर गलत अनुमान लगाया और उनमें हड़बड़ी और डर पैदा हुआ। दिन भर और रात भर जारी रही लड़ाई में रामचंद्र ने कभी पीछे नहीं हटा। उसने छोटे समूहों के हमले, गुप्त मार्ग और छिपी हुई घातक रणनीति का इस्तेमाल कर ब्रिटिश सैनिकों को फोर्ट के भीतर घेर लिया। उसके साहस, धैर्य और रणनीति ने असंभव को संभव बना दिया। 28 वर्षीय सैनिक ने अकेले और अपने कुछ साथियों के साथ लगभग 300 ब्रिटिश सैनिकों को रोका। इस लड़ाई का सबसे अद्भुत हिस्सा था रामचंद्र का मानसिक दृढ़ता और अदम्य साहस। उसने न केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि मानसिक युद्ध में भी अंग्रेजों को पराजित किया। हर निर्णय, हर रणनीति और हर हमले में उसने अपने मन को नियंत्रित रखा। डर और हताशा उसके मन में प्रवेश नहीं कर सके। अंततः जब अंग्रेजों ने फोर्ट को घेरने और कब्जा करने की पूरी कोशिश की, उन्हें यह समझ आया कि उन्हें रामचंद्र यादव और उसके अदम्य साहस के सामने हार माननी पड़ेगी। उन्होंने फोर्ट पर अपना हमला रोका और पीछे हट गए। रामचंद्र ने अपने अदम्य साहस, रणनीति और मानसिक तैयारी से फोर्ट को सुरक्षित रखा। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची वीरता केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, रणनीति और साहस में होती है। रामचंद्र यादव का नाम आज भी उन सैनिकों और नेताओं के लिए प्रेरणा है, जो असंभव को संभव बनाने का साहस रखते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक अकेला सैनिक भी, यदि पूरी तरह से मानसिक और रणनीतिक रूप से तैयार हो, तो हजारों दुश्मनों के सामने टिक सकता है। रामचंद्र यादव ने इसे वास्तविकता में साबित किया। फोर्ट की रक्षा का असंभव कार्य उसने अपने अदम्य साहस और रणनीति से संभव बना दिया। जब रामचंद्र यादव ने फोर्ट के चारों ओर नजर डाली, तो उसने देखा कि ब्रिटिश फौज की संख्या और शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लगभग 300 से अधिक सैनिक, भारी हथियार, तोपें और कंक्रीट की मजबूत दीवारें, यह सब उसके सामने था। यह दृश्य किसी भी साधारण सैनिक के लिए भय पैदा करने वाला था, लेकिन रामचंद्र के मन में डर की बजाय चुनौती और साहस जागा। ब्रिटिश सैनिकों की संख्या इतनी अधिक थी कि हर कोने में एक दुश्मन खड़ा था। वे सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षण और संगठन में भी श्रेष्ठ थे। प्रत्येक सैनिक अपने हथियार के साथ तैयार था, हर तोप और राइफल उनके हाथ में जान देती लग रही थी। रामचंद्र ने देखा कि उनकी तोपों की स्थिति इतनी मजबूत है कि एक बार जब फायरिंग शुरू होगी, फोर्ट के भीतर के अधिकांश हिस्से को तबाह करना आसान हो जाएगा। फोर्ट की कंक्रीट वाली दीवारें भी डर पैदा कर रही थीं। यह दीवारें न केवल मोटी और मजबूत थीं, बल्कि उनके पीछे छुपी हुई मशीन गनों और बंदूकों की गुप्त पोजीशन ने अंग्रेजों को आधिकारिक शक्ति का एहसास दिलाया। रामचंद्र ने तुरंत महसूस किया कि सीधे मुकाबले में उनकी संख्या और हथियार शक्ति के आगे टिक पाना लगभग असंभव है। लेकिन वही असंभव चीज थी जो रामचंद्र को सबसे ज्यादा प्रेरित करती थी। उसने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय भर लिया कि कम संख्या और सीमित संसाधनों के बावजूद रणनीति और मानसिक ताकत से अंग्रेजों को रोका जा सकता है। उसने अपनी टीम को चेताया कि हर कदम पर धैर्य, अनुशासन और सावधानी जरूरी है। ब्रिटिश फौज की ताकत का अंदाजा केवल उनकी संख्या से नहीं, बल्कि उनकी तैयारी और आत्मविश्वास से भी लगाया जा सकता था। उनके कमांडर ने फोर्ट के चारों ओर सैटेलाइट पोजीशन और अग्रिम टोही दल तैनात किए थे। रामचंद्र ने देखा कि अंग्रेजों के हरेक कदम पर सटीक समन्वय और संगठन था। उन्होंने अपने तोपों को मुख्य द्वार और चारों गेट्स पर केंद्रित कर रखा था। फोर्ट के बाहर ब्रिटिश सैनिक धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। भारी तोपों की गूंज, राइफलों की आवाज और सैनिकों की चाल, यह सब रामचंद्र को अपने दिमाग और योजना को तेज करने का संकेत दे रहा था। उसने महसूस किया कि सीधे संघर्ष में प्रवेश करना नुकसानदेह होगा। इसलिए उसने अपनी रणनीति में छोटे, अप्रत्याशित और तेज हमले शामिल किए, ताकि दुश्मन को भ्रमित किया जा सके। ब्रिटिश सैनिकों की संख्या के बावजूद रामचंद्र ने अपनी मानसिक तैयारी पूरी कर ली थी। उसने अपने मन में चित्रित कर लिया कि प्रत्येक सैनिक,
प्रत्येक तोप और प्रत्येक दीवार का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। उसने तय किया कि सटीक योजना, धैर्य और समझदारी ही इस लड़ाई की कुंजी होगी। फोर्ट की कंक्रीट वाली दीवारें और ब्रिटिश फौज के भारी हथियार रामचंद्र के सामने एक असंभव चुनौती की तरह खड़े थे। उनके पास भारी तोपें, मशीन गन, गोलाबारी करने वाले बंदूकधारी और पैदल सैनिकों का विशाल समूह था। एक सामान्य दृष्टिकोण से यह फोर्ट के लिए एक असंभव लड़ाई लगती थी, लेकिन रामचंद्र ने इसे एक रणनीतिक युद्ध क्षेत्र के रूप में देखा। ब्रिटिश सैनिकों ने फोर्ट के चारों ओर अपनी पैदल और भारी ताकत को व्यवस्थित किया। उन्होंने फोर्ट के मुख्य द्वार, गेट्स और कंक्रीट की दीवारों के पास मशीन गन पोस्ट तैयार किए। उनके पास हर कोने पर सुरक्षा और हमला करने की व्यवस्था थी। रामचंद्र ने देखा कि अगर फोर्ट के सामने सीधे हमला किया गया तो लगभग कोई भी जीवित नहीं बच सकता। लेकिन रामचंद्र के लिए असली चुनौती थी कि वे इतने सैनिकों और हथियारों के बावजूद मानसिक और रणनीतिक रूप से कैसे जीत सकते हैं। उसने तय किया कि सीधे मुकाबले में प्रवेश करने से बेहतर होगा कि हर कदम पर छोटे हमले, भ्रम और तेजी से हमला और वापसी का प्रयोग किया जाए। फोर्ट की दीवारों ने भी रामचंद्र की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीवारें इतनी मजबूत थी कि अंग्रेजों की अधिकांश तोपों की गोली उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। रामचंद्र ने यह समझा कि फोर्ट की दीवारें केवल रक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि रणनीतिक हमला और भ्रम पैदा करने का हथियार भी बन सकती हैं। ब्रिटिश सैनिकों की भारी तोपें और गोलाबारी फोर्ट पर दबाव डाल रही थी, लेकिन रामचंद्र ने अपनी मानसिक तैयारी और रणनीति से उन्हें हर हमले के लिए तैयार रहने के बजाय भ्रमित करने का निर्णय लिया। उसने छिपे मार्गों, गुप्त प्रवेश द्वार और तेजी से हमले पीछे हटने की तकनीक अपनाई। फोर्ट के भीतर रामचंद्र और उसकी टीम ने हर गेट और कोने को नियंत्रित किया। उन्होंने अंग्रेजों की तोपों और बंदूकों की क्षमता का विश्लेषण किया और उन्हें ऐसे स्थानों पर फंसाया जहां उनका उपयोग सीमित हो। इसके साथ ही रामचंद्र ने अंग्रेजों को यह भ्रम दिया कि फोर्ट में सैनिकों की संख्या कहीं अधिक है। ब्रिटिश सैनिकों का आत्मविश्वास धीरे धीरे संदेह और डर में बदलने लगा। बड़े हथियार और कंक्रीट की दीवारों ने अंग्रेजों को सहज महसूस कराया था, लेकिन रामचंद्र की रणनीति ने उन्हें बार बार गलत अनुमान लगाने पर मजबूर किया। उनका संगठन और ताकत रामचंद्र की सटीक मानसिक युद्ध और रणनीतिक हमले के सामने ध्वस्त हो गया। इस तरह 300 प्लस ब्रिटिश सैनिक, उनके बड़े हथियार और कंक्रीट की मजबूत दीवारें, यह सब रामचंद्र के साहस, रणनीति और मानसिक दृढ़ता के सामने केवल एक चुनौती बनकर रह गई। उसने साबित किया कि असंभव को भी रणनीति और साहस से संभव बनाया जा सकता है। रणनीति और तैयारी, यह दोनों शब्द किसी भी असमान युद्ध की सफलता की आत्मा होते हैं। रामचंद्र यादव ने जब फोर्ट की रक्षा का दायित्व लिया, तो उसने तुरंत समझ लिया कि सामने खड़ी शक्ति, 300 से अधिक ब्रिटिश सैनिक, भारी तोपखाने और मजबूत कंक्रीट की दीवारें, को सीधे टकरा कर पचा पाना संभव नहीं। इसलिए उसने हर युद्धक दम से पहले रणनीति और तैयारी को विज्ञान की तरह रचा। पहला चरण था नक्शा और निरीक्षण। रामचंद्र ने फोर्ट का हर कोना न केवल आंखों से देखा बल्कि हृदय से समझा। उसने दीवारों की ऊंचाई, गेटों की स्थिति, टावरों के अंदरूनी मार्ग, खाई, हर वह चीज जो सामान्य निगाह से छिपी रहती है, वह ध्यान से नोट की। उसने ध्यान दिया कि फोर्ट की बाहरी दीवारों में कुछ सेक्शन पुराने ईंटों के बने थे, कुछ ताज़ा कंक्रीट से मजबूत, कुछ जगहों पर नीची दीवारों के पास झाड़ियों का घना आवरण था। इन सूक्ष्मताओं ने उसे बाद की रणनीति के लिए आधार दिया। दूसरा चरण था गोपनीय मार्गों और आश्रयों की पहचान और निर्माण। फोर्ट के कुछ ऐसे हिस्से थे जिन्हें सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता था, पुरानी आवाजाही सुरंगें, खंडहर में छुपे रास्ते और कंट्री लेवल पर बने छोटे उद्घाटन। रामचंद्र ने इन्हें चुना, साफ करवाया और आवश्यकतानुसार थोड़ा बहुत मॉडिफाई कराया ताकि अचानक आवाजाही की स्थिति में वे छिपने गुप्त आंदोलन के लिए उपयोगी हों। ये मार्ग सीधे युद्ध का हिस्सा बनेंगे, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तीसरा, संसाधन प्रबंधन। गोलियों,
बारूद और द्रव्य सीमित थे। रामचंद्र ने इन्हें विभाजित करने का नियम बनाया, प्राथमिक रक्षा स्थलों के लिए मात्र सीमित गोला बारूद और छापामार और भ्रम वाले ऑपरेशनों के लिए हर बार एक छोटा रेड या घातक हमला। उसने स्थानीय संसाधनों जैसे मिट्टी के दिए, सूखे पत्ते, पत्थर का भी बीज बूट करके इस्तेमाल करने का तरीका निकाल लिया, ताकि कोई भी बड़ा शोर या स्पष्ट निशान न बने। खाने पीने का स्टॉक भी व्यवस्थित रखा गया, ताकि लंबी घेराबंदी में हौसला न टूटे। चौथा, सैनिकों का प्रशिक्षण और मानसिक गठन। रामचंद्र ने सैनिकों को सामान्य युद्ध प्रशिक्षण के साथ साथ विशेष प्रशिक्षण दिया। गुप्त मार्गों में चलना, छोटे हथियारों से निशानेबाजी, औद्योगिक तौर पर तेज करना, जलते हुए आग के छोटे संकेत से शोर और प्रकाश पैदा कराना, और सबसे महत्वपूर्ण छल और वापसी ग्लाइडिंग टेक्निक। उसने सबको बताया कि यहाँ जितनी जरूरी चीज है वह है धैर्य और अनुशासन। बिना संकेत के भी किसी स्थिति में खड़ा न होना, बिना समय पर आदेश के फायर न करना। पांचवा, संचार और संकेत व्यवस्था। रेडियो टेलीफोन नहीं थे। रामचंद्र ने कुछ संकेत विकसित किए। ध्वनि संकेत, 3 बार छोटा शोर, 2 बार लंबा, और प्रकाश संकेत, छोटी मशालों की संकेतरचना। इन संकेतों को हर सैनिक समझता था। संकेतों का उद्देश्य था तुरंत स्थिति का आदान प्रदान करना, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करना कि अंग्रेजों को संकेतों की नकल न करने दिया जाए। उसने संकेतों में समय आधारित पद्धति भी जोड़ी, यानी दिन के किस हिस्से में कौन सा संकेत वैध रहेगा, ताकि दुश्मन भ्रमित हो। छठा, जाल और तैयारी। फोर्ट के पास कुछ जगहों पर रामचंद्र ने छोटे छोटे जाल बनाए, जैसे पत्थरों के ढेर, जिनके पीछे से अचानक गोलियां चलाई जा सकती थी, कुछ झाड़ियों में छिपे कांटे, और गुप्त स्तर पर खोदे छोटे गड्ढे जिनमें पत्थर या हल्का विस्फोटक, यदि मिलता, रखा जा सके। इन सब का मकसद था दुश्मन की चाल को मोड़ना और उनकी गति को धीमा कर देना। सातवां, धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलू। रामचंद्र ने जान लिया कि सैनिकों का मनोबल सबसे बड़ी संपत्ति है। उसने रोज पूजा पाठ, गीत और यादों के जरिए सैनिकों के भीतर धैर्य और देशभक्ति का भाव बनाए रखा। उसने लोगों के परिवारों के संदेश और आश्वासन का भी इंतजाम किया, ताकि अंदरूनी भय कम रहे। आखिरकार, परिदृश्य के अनुसार लचीली योजना। रामचंद्र की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उसने योजना को कठोर नहीं बनाया, बल्कि लचीला रखा। उसने कई विकल्प तैयार किए। यदि सामने वाला पक्ष तोपखाने से आक्रमण बढ़ाएगा तो किस मार्ग से बाहर निकला जाएगा, यदि वे रात में झपटा मारेंगे तो किस गुप्त द्वार का प्रयोग होगा, यदि सामने की रोटेशन लाइन टूटे तो किस तरह छोटी छोटी टुकड़ियों से फिर से घेरा बनाना है। इन सब के लिए चरणबद्ध प्लान तैयार थे। रणनीति और तैयारी का सार यही था, संसाधनों की सीमितता में भी प्रभाव पैदा करना, दुश्मन की धारणा बदलना, और अपने सैनिकों के मनोबल को टूटने से रोकना। रामचंद्र ने जानते हुए भी कि संख्या में वे छोटे हैं, संख्या की कमी का इस्तेमाल कैसे बढ़त में बदली जा सकती है, ये उसकी कला थी। उसने फोर्ट को केवल दीवारों और हथियारों से नहीं, बल्कि बुद्धि और तैयारी से ताकतवर बनाया। रणनीति की तैयारी के बाद असली परीक्षा थी उन गुप्त मार्गों और छल कौशल को वास्तविक स्थिति में लागू करना। रामचंद्र की योजना केवल लिखित विचार नहीं थी, वह उसे रात दिन परखता, अभ्यास करता और तब लागू करता। गुप्त रास्तों का प्रयोग और छोटे हथियारों के साथ छल करना, यह दोनों मिलकर फोर्ट के भीतर एक जीवंत युद्धकला बन गए। गुप्त मार्गों का उपयोग, तंत्र और कला। गुप्त मार्गों का इस्तेमाल सिर्फ छुपकर बाहर निकलने के लिए नहीं था, यह दुश्मन को गलत तस्वीर दिखाने, आक्रमण की दिशाओं को बदलने और अचानक से विपरीत हमले करने के लिए था। रामचंद्र ने इन मार्गों को 3 तरह से इस्तेमाल किया: टोही, घात और पलायन। टोही के लिए छोटे छोटे दलों को रात में गुप्त मार्ग से भेजा जाता और वे बाहर जाकर अंग्रेजों की पैज करने वाली पोजीशन और संख्या का पता लगाते। लौटकर वे गति की जानकारी देते, किस दिशा से फायरिंग शुरू हो सकती है, कहाँ तोपों की तैनाती है। यह चाल दुश्मन को अप्रत्याशित रूप से पकड़ने का आधार बनती। घात के लिए मार्गों से छोटे समूह बाहर निकलते,
दुश्मन के किन्हीं हिस्सों में शोर मचाते या आग लगाकर उनकी प्रतिक्रियाओं को मापते और वापस उसी मार्ग से भीतर चले आते। अंग्रेज इसे देखकर समझते कि फोर्ट की अंदरूनी ताकत कहीं अधिक है, क्योंकि उनकी पीठ पर हमला हो रहा है या कहीं से गोलीबारी हो रही है। यह भ्रम बड़े हमले की जगह मानसिक दबाव पैदा करता। पलायन पुनःस्थिति के लिए रास्तों का प्रयोग तब किया जाता जब किसी सेक्शन पर दबाव हो और उसे छोड़ना पड़े। गुप्त मार्गों के कारण रामचंद्र अपने सैनिकों को सुरक्षित रूप से खिसका सकता था और फिर अगला झटका लगाने के लिए उनकी स्थिति बदल सकता था। छोटे हथियार और उनके उपयोग की सूक्ष्म कला। रामचंद्र ने बड़े तोपों का सामना सीधे नहीं किया, उसने छोटे हथियारों राइफल, बंदूक, शॉटगन और कभी कभार छुपे तीर भाला का बुद्धिमानी से प्रयोग किया। छोटे हथियारों की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे सटीक, तेज और कम संसाधन लेते हैं। रामचंद्र ने निशानेबाजी को सिर्फ शिकार के लिए नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में प्रयोग किया। निशानेबाजी में उसने लक्ष्य चिन्ह पद्धति अपनाई, सबसे पहले दुश्मन के कमांडरों और निशाना लेने वाले तोपखाने ऑपरेटरों को निशाना बनाना। जब कमांडर घायल या मारा जाता तो संगठन गड़बड़ा जाता। उसी तरह अगर किसी मशीन गन पोस्ट के ऑपरेटरों को अचानक गोली लगती तो उसकी आग धीमी पड़ जाती और वह स्थान अस्थायी रूप से कमजोर दिखता। छोटे हथियारों से की गई ये सटीकियां दुश्मन के आत्मविश्वास पर भारी प्रभाव डालती थीं। छल कौशल, ध्वनि, प्रकाश और नकली निशान। छल रामचंद्र की सबसे बड़ी ताकत थी। उसने ध्वनि का उपयोग किया। रात में कुछ समय पर जानबूझकर बड़े कदमों की आवाज, लकड़ी फोड़ने की आवाज या समूह के बहुसंख्यक कदमों की नकल करने के लिए कुछ रस्सियां और पंखे लगाया। अंग्रेज इन आवाजों को सुनकर समझते कि कहीं बड़ी संख्या फोर्ट के अंदर मूव कर रही है। प्रकाश के साथ भी उसने खूब खेला। मशालों की छोटी छोटी रोशनी को अचानक जलाकर और बुझाकर अंग्रेजों के अनुमान को प्रभावित किया गया। कभी कभी थोड़ी सी लौ को देखकर दुश्मन सोचता कि फोर्ट के अंदर अग्नि प्रसारण हुआ है, तब वह उस तरफ ध्यान केंद्रित करता और रामचंद्र दूसरी दिशा से हमला कर देता। नकली निशान भी बनाए गए। जूते के निशान, खून के नकली दाग, मिट्टी और लाल रंग मिलाकर और कभी कभी खाली हथियारों के ढेर दिखाकर दुश्मन को यह मानने पर मजबूर किया जाता कि अभी कई सैनिक नीचे मरे हैं या घात में पड़ गए हैं। ये सब मनोवैज्ञानिक संघर्ष का हिस्सा थे। लड़ाई में यह अक्सर तय करता है कि कौन किसी स्थिति को मानसिक रूप से जीत लेता है। समन्वय और टाइमिंग। गुप्त मार्गों और छल का प्रभाव तब तक सीमित रहता जब तक कि वह समय पर एक साथ लागू न हो। रामचंद्र ने संकेत व्यवस्था, समयपत्र और छोटे समूहों के बीच समन्वय को सख्ती से लागू किया। एक उदाहरण, रात के तीसरे घंटे में एक शोर बनता, उसी समय दूसरी साइड पर असली हमला होता। अंग्रेज उस शोर की ओर दौड़ते, वहां उन्हें फायरिंग का सामना करना पड़ता, जबकि असली रक्षा दूसरी ओर से की जा रही होती। यह समन्वय और समयसी शॉटिंग कई बार निर्णायक साबित हुई। छोटे दलों की गतिशीलता। रामचंद्र ने अपने सैनिकों को छोटे दलों 4 से 8 सदस्यों के समूह में विभाजित किया। हर दल के पास विशेष कार्य था। किसी का काम टोही, किसी का काम आडंबर फैलाना, किसी का काम सीधे हमले के लिए तैयार रहना। ये दल गुप्त मार्गों से आगधीरे होकर घुसते और अचानक उभरकर झटके देते। छोटी संख्या होने के कारण वे तेजी से हिलते और दुश्मन की फायरिंग का निशाना बनने के पहले ही वापस लौट आते। विशेष घटनाओं के वर्णनात्मक उदाहरण। एक रात अंग्रेजों ने फोर्ट के मुख्य द्वार पर बड़ा हमला किया। रामचंद्र ने नकली चोट और रोशनी का प्रयोग करके उनकी तोपों को वहीं केंद्रित कर दिया। उसी समय 2 छोटे दल गुप्त मार्ग से निकलकर पीछे से अंग्रेजों के रसद संग्रह को नुकसान पहुंचाते हैं। सामान और गोला बारूद जलता हुआ। अंग्रेज, जो मुख्य द्वार पर फोकस किए हुए थे, अचानक अपनी सप्लाई लाइन में आग देखकर विचलित हो जाते हैं। इस भ्रम के कारण उनका मुख्य आक्रमण धीमा पड़ जाता और रामचंद्र के हमारे दलों को मौका मिल जाता है। एक और बार एक अंग्रेज मर्चेंट कमांडर बाहर से फॉरवर्डिंग कर रहा था।
रामचंद्र ने एक निशानेबाज को गुप्त मार्ग से भेजा जिसने सफलतापूर्वक कमांडर को निशाना बनाया। कमांडर के गिरने से अंग्रेजों के भीतर अशांति फैल गई, वे आपस में टूट गए और उनकी समन्वय क्षमता घट गई। नुकसान नियंत्रण और पुनर्स्थापना। जब कभी भी किसी सेक्शन पर दबाव बढ़ता, रामचंद्र तुरंत वहां से सैनिक खिसकाकर दूसरी दिशा से घेरा बनवाता और फिर छोटी छोटी पलटवार से मुकाबला खींच लेता। गुप्त मार्ग और छोटी हथियार की गतिशीलता ने उन्हें यह सुविधा दी कि वे नुकसान को कम करें और फिर दुश्मन को आश्चर्यचकित कर दें। निष्कर्षात्मक विचार। गुप्त रास्तों और छोटे हथियारों के साथ छल का सम्मिलित प्रयोग यह रामचंद्र की सबसे बड़ी सेना बन गया। उसने जिस रणनीति और तैयारी में विश्वास किया था, वही असली मैदान पर चमकी। सीमित संसाधन, छोटे दल और चालाकी ने 300 प्लस ब्रिटिश सैनिकों की ताकत को न्यून कर दिया। युद्ध के इस रूप में जहां मनोविज्ञान, भ्रम और सटीकता बड़ा अंतर लाते हैं, रामचंद्र की कला इस तरह काम आई कि उसने असंभव को संभव बना दिया। सूरज की पहली कमजोर रोशनी अभी अभी मैदान पर फैल रही थी। फोर्ट का वातावरण भारी सांसें ले रहा था, दीवारों की ठंडी सतह, घनी मसलती धूल और उस रात की राख जो अभी भी कुछ कोनों में टिकी थी। दूर से तल पर धीमी धीमी कदमों की आहट, तोपों की गूंज और सैनिकों की निरंतर बातचीत का मुरझाया शोर आता था। रामचंद्र यादव ने एक पल के लिए आंखें बंद की नहीं। यह डर नहीं था, यह शुरुआती चेतना थी जो हर असली योद्धे के मन में आती है। फोर्ट के बाहर ब्रिटिश सेना व्यवस्थित हो चुकी थी। उनकी कतारें लंबी थी, 300 से भी अधिक आत्माएं, दोनों किनारों पर हथियारों की चमक और तोपखानों का भारी, स्थिर वजन। कमांडर की आवाज रेंगती हुई हवा में कई आदेश दे रही थी। फॉरवर्ड, तोपें तैयार, फ्लैंक कवर। और सैनिकों ने अपेक्षित तीव्रता से कदम बढ़ाए। उनकी चाल अनुशासित, तालमेलपूर्ण और ट्रेनिंग का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाती थी। हर कोई प्रशिक्षित था, किसी की आंख में भय नहीं, सिर्फ उम्मीद और कर्तव्य का बोझ। पहला हमला तोपों की गूंज के साथ शुरू हुआ। बड़े बड़े लोहे के जुम्बिशों ने फोर्ट की कंक्रीट दीवारों पर धुसकी मारी। धूल का गुबार उठा, पत्थर टूटे और फोर्ट की अंदरूनी दीवार से गूंजती आवाजें जैसे किसी बड़े संगीत के पहले स्वर हों। ब्रिटिश तोपों का लक्ष्य स्पष्ट था, मुख्य द्वार और 2 प्रमुख टावर। यदि ये रिजल्ट हासिल हो जाते तो दीवारों के भीतर का नियंत्रण कमजोर पड़ जाता। उनकी फायरिंग सुव्यवस्थित और अनुशासित थी, हर गोला तर्कसंगत स्थान पर गिरता। लेकिन फोर्ट के अंदर रामचंद्र की योजना पहले से ही सक्रिय थी। उसने अपनी टीम को संकेत दिया, 3 छोटी मशालें एक साथ तेज जलें। यह संकेत उन गुप्त मार्गों पर छिपे दलों के लिए था। दीवारों के भीतर आमतौर पर नजर न आने वाले छोटे दरवाजे, खंडहर की सुरंगें और घातक मोड़ों से लोग निकलने लगे। वे धीरे धीरे अनदेखे साये की तरह आगे बढ़े। सातों में छोटे दल, हर दल के पास सिर्फ कुछ गोलियां और छोटे हथियार थे। ब्रिटिश पैदल सैनिक जो मुख्य द्वार पर धड़ाधड़ आगे बढ़ रहे थे, पहली बार में फोर्ट की दीवारों पर भारी तोपखानों के कारण जमे रहे। तभी अचानक फोर्ट के दक्षिणी गेट के पास से एक तेज फायर हुआ। एक ब्रिटिश पट्टा भर कर गिरा, आदेश गड़बड़ा गए। यह पहला भ्रम था, उनका ध्यान मुख्य द्वार पर केंद्रित था, पर तब फोर्ट ने एक अलग कहानी शुरू कर दी। फायर का स्रोत छोटा था, सटीक और जानलेवा गुप्त मार्ग से निकला एक निशानेबाज, जिसने तेजी से लक्ष्य चुना और गायब हो गया। यह निशाना केवल फायरिंग का मकसद नहीं था, वह निशाना रणनीति का हिस्सा था। पहले शिकार कमांडर के पास बैठे एक टोही अधिकारी की पेटी के पास से निकली गोली। अधिकारी गिरा, उसके आसपास के सैनिकों की समन्वय क्षमता पहली बार झटके में आ गई। ब्रिटिश सेना ने तुरंत आवाजें उठाई, कहां से आया फायर? सेक्टर क्लियर करो। और कुछ दल पीछे हटकर अपनी पोजीशन का निरीक्षण करने लगे। वही पल रामचंद्र के लिए वरदान साबित हुआ। उसने छोटे दलों को दूसरी दिशा में भेजा, गुप्त मार्गों से निकलकर वे पीछे के रसद और टेंटों पर छापे मारने लगे। अचानक
अंग्रेजों की सप्लाई लाइन जो आराम से लग रही थी हल्ले और शोर में बदल गई। कुछ गांठदार वस्तुएं जल उठीं, कुछ बैग खुले और सामान फैल गया। अगला हमला ब्रिटिशों ने अपनी रणनीति बदली। अब वहां से 2 फोर्सें निकली, एक मुख्य द्वार पर जोर देने के लिए, दूसरी फ्लैंकिंग मूवमेंट के लिए। पैदल जवान फोर्ट के चारों ओर तेजी से घेराबंदी कर रहे थे। उनकी राइफलें सटीक, उनकी शॉट लाइन साफ। वे सीधा, अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। परंतु रामचंद्र ने फिर से निकटतम घात का प्रयोग किया। उसने छोटे छोटे विस्फोटक या जाल नहीं लगाने दिए, पर उसने ध्वनि और प्रकाश की चाल शुरू कर दी। रात में रखे कुछ सूखे पत्तों को एक ही समय पर जलाया गया। गुफ्तदान में उत्तरी टावर की दिशा में हल्का प्रकाश बन गया। अंग्रेजों ने सोचा कि अंदर से आग लगी है। कुछ ने ठीक उसी दिशा में ध्यान दिया, कुछ ने संकेत भेजे। इसी विचलन में रामचंद्र के सबसे तेज और चुस्त दल ने दक्षिण पश्चिमी दीवार के पास से छलांग लगाई। वे दीवार के पुराने हिस्से से अचानक प्रकट हुए, चिल्लाकर पुराने झंडे फहराने लगे, ऐसा प्रतीत करने के लिए कि और भी अधिक सैनिक वहां हैं। ब्रिटिशों ने उसी समय अपनी मैकेनिकल फायरिंग रोक दी। वे भ्रमित हो गए। फोर्ट के भीतर की गलियां अब रणभूमि बन चुकी थीं। हर मोड़ पर अचानक सी फायरिंग, हर टॉवर के नीचे से निकलकर गोली चलाना और फिर गायब होना, ये सब एक सुनियोजित नृत्य था। ब्रिटिश सैनिकों के लिए यह समझना कठिन था कि कितने असली प्रतिद्वंद्वी हैं। वह अनुमान लगाने लगे कि शायद फोर्ट के भीतर सैकड़ों सैनिक छिपे हैं। उनके मन में यह बात बैठने लगी कि वे सोच रहे थे, हमने जो कंक्रीट दीवारें देखी थी, शायद उसके अंदर छुपे 1000 हैं। एक निर्णायक मोड़ आया जब अंग्रेजों ने मुख्य द्वार पर भारी तोप भेज दी। फोर्ट की दीवारें कड़कती रहीं, पत्थर उड़ते रहे और भीतर की हवा धुंधली बन गई। ब्रिटिश तोपखाने की धमक ने कई बार हमला तेज किया, पर रामचंद्र ने पहले से ही वहां अपने कुछ साथियों को राख के पीछे छुपाकर रखा था। वे बारी बारी से निकले। एक छोटा दल सामने आया, भारी गोलियों की आहट बनाई और फिर पीछे हट गया। इसी बीच दूसरी तरफ से आवाजें फूट पड़ी। गुप्त मार्ग से निकले एक दल ने अंग्रेजों के बैकअप कैंप पर हमला किया और कुछ घोड़ों को झकझोर दिया। ब्रिटिशों ने महसूस किया कि उनकी बाद की पंक्ति पर हमला हो रहा है। कुछ सैनिक भ्रमित होकर एक दूसरे पर चिल्ला उठे। कमांड संरचना में दरार आ रही थी। जो आदेश दिए जा रहे थे वे सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहे थे। यह सही समय था। रामचंद्र ने निर्णय लिया कि अगला झटका देना है। उसने सबसे अनुभवी निशानेबाजों को निर्देश दिया कि वे मशीन गन ऑपरेटरों को प्राथमिकता से निशाना बनाएं। एक एक करके मशीन गन पोस्ट पर आग धीमी हुई, उनकी असरदारता घटने लगी। फोर्ट के भीतर एक मोर्चे पर एक ब्रिटिश पलटन ने घुसपैठ कर दी। उनकी संख्या और गोला बारूद दिख रहा था कि वे कठिन संघर्ष में विजयी होंगे। पर रामचंद्र का उत्तर विलक्षण था। उसने उन्हें ऐसे स्थान पर फंसाया जहां से वापसी मुश्किल थी। उसने पहले से छुपे झाड़ियों के आगे पत्थर रखवाए थे। जब अंग्रेज वहां आए तो उनमें अटक गए और वहीं निशानेबाजी का शिकार बन गए। कुछ सही निशाने लगने पर उनकी फोर्स टूट गई और वे पीछे हटने लगे। लड़ाई का आधार सिर्फ गोली नहीं था, यह मानसिक टूट-फूट भी बन चुकी थी। अंग्रेज सैनिकों के बीच अफवाहें फैलने लगी कि फोर्ट के अंदर अनगिनत लड़ाके हैं। उनकी आंखों में अब हल्का सा संदेह था, उनकी ताल में कमी थी। उनके कमांडर ने बार-बार आदेश दिए, अग्रसर रहो। पर हर बार कोई नई घटना उनके इरादों को रोक देती। समय के साथ युद्ध और भी भयानक हुआ। फोर्ट की भीतर की घंटियां, वो पुरानी लोहे की प्लेटें जो खतरे की सूचनाएं देती थी, खनक उठी और हर खनक पर छोटे दल सक्रिय हो उठे। रामचंद्र ने कभी भी अपनी सेना को एक ही बिंदु पर टिकने नहीं दिया। हर बार जब भी अंग्रेजों ने किसी क्षेत्र को नियंत्रित किया, रामचंद्र ने उसे धीरे धीरे त्याग कर दूसरी जगह पर हमला करवाया। यह रणनीति अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर करती कि विरोध का दायरा हर पल बढ़ रहा है। एक दृश्य ऐसा था जो बहुत प्रभावशाली था। एक ब्रिटिश अफसर जो अचानक सामने आया, अपने लोग लेकर एक छोटे से गेट पर धावा बोल रहा था।
रामचंद्र ने पहले से ही वहां एक खड़ी टोली को छुपा रखा था। वे कुछ ही दूरी पर छुपे थे। जैसे ही ब्रिटिश अफसर आगे बढ़ा, टोली ने अचानक उछलकर उसे घेर लिया। अफसर गिरा, उसका हथियार छिन गया और उसके सैनिक अचंभित होकर ठहर गए। उसी समय दूसरी ओर से एक तेज आवाज जैसी कि और अधिक सैनिक आ रहे हों ने ब्रिटिशों के मन में भय भर दिया और वे बिखर गए। लड़ाई घंटों तक जारी रही। ब्रिटिशों ने समुचित बारूद और सैनिकों को खर्च कर लिया। उनकी थकावट और मानसिक दबाव स्पष्ट था। फोर्ट के अंदर रामचंद्र की टोली के पास भी सीमित संसाधन थे, पर उनका मनोबल ऊंचा था क्योंकि उनकी चालें योजनाबद्ध और सटीक थीं। वे जानते थे कि बस एक एक क्षण में ही जीत या हार का फैसला हो सकता है। अंत में, जब सूरज लगभग ढलने लगा और हवा में ठंडक बढ़ी, ब्रिटिश कमांडरों ने पीछे हटने का आदेश दिया। यह पीछे हटना हार की स्पष्ट जानकारी नहीं था, परंतु वे नुकसान और अनिश्चितता से घिरे हुए थे। उनकी तोपों ने जो क्षति पहुंचाई थी, उससे फोर्ट की कुछ दीवारें क्षतिग्रस्त हुई थी, पर फोर्ट अभी भी अडिग था। उनके पास आगे बढ़कर और अधिक बारूद और बल लगाने का विकल्प नहीं था, और सबसे बड़ी बात, मानसिक रूप से वे सुनिश्चित नहीं थे कि फोर्ट की वास्तविक शक्ति कितनी थी। जब पश्चिम की ओर ब्रिटिश पताका धीरे धीरे पीछे हटने लगी, रामचंद्र ने एक गहरी सांस ली। उसने देखा कि उसके साथी घायल थे, कुछों का पेट कट चुका था, कुछ कमरे में दबे थे, पर उनकी आंखों में विजयी चमक थी क्योंकि उन्होंने न केवल अपनी जमीन बचाई, बल्कि एक उम्र भर की कहानी लिख दी। अंग्रेज सैनिकों के कदम पीछे हटते गए, दूर की धूल फिर से शांत हो गई और फोर्ट के ऊपर एक प्रकार की सुसन्नता छा गई। यह दृश्य केवल युद्ध का दृश्य नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक विजय का दृश्य था जहां संख्या और भारी हथियारों के सामने बुद्धि, तैयारी और साहस ने पुस्तकों की तरह पराजय को हार में बदल दिया। रामचंद्र ने अपनी रणनीति और हर पल की सूक्ष्म योजना से साबित किया कि एक सक्षम नेता और दृढ़निश्चयी सैनिक सीमित संसाधन में भी बड़े से बड़े हमले को मोड़ सकते हैं। और जब रात गहराई, तब फोर्ट के भीतर सन्नाटा छा गया। घायल सैनिकों की खटपट, कुछ लोगों की धीमी धीमी बातें और दूर की धरती पर बाकी ब्रिटिशों की गूंज, ये सब मिलकर उस दिन की कहानी कह रहे थे। इतिहास ने फिर से एक बार याद दिलाया कि युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि मन का, चाल का और समय का भी होता है। रामचंद्र यादव ने वही सिखाया। एक एक पल पर जीता गया यह युद्ध उसकी बुद्धि और साहस का प्रतिफल था। सूरज की तेज रोशनी धीरे धीरे फोर्ट की ऊंची दीवारों पर चमक रही थी। बाहर ब्रिटिश फौज अभी भी व्यवस्थित स्थिति में थी। 300 से अधिक सैनिक, भारी तोपखाने, राइफलें और गोलियों का अंबार। पर अब जो माहौल दिखाई दे रहा था, वह केवल संख्या और शक्ति का नहीं था, उसमें डर और अनिश्चितता की स्पष्ट परतें थीं। पहले तो उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था, पर जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, वह आत्मविश्वास धीरे धीरे डर में बदलने लगा। ब्रिटिश कमांडर, जो शुरुआत में अपने सैनिकों के कदमों में अनुशासन देखकर संतुष्ट थे, अब बार बार अपने आंखों से फोर्ट की दीवारों की ओर देख रहे थे। हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि सामने केवल दीवार और सैनिक नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा है जिसने उनकी पूरी रणनीति को चुनौती दे डाली। छोटे छोटे फायरिंग, गुप्त रास्तों से अचानक प्रकट होने वाले निशानेबाज और अप्रत्याशित छल, इन सब ने ब्रिटिश सैनिकों के मन में डर का बीज बो दिया। ब्रिटिश सैनिक, जो पहले अपनी संख्या पर निर्भर होकर फोर्ट को जल्दी जीतने की योजना बना रहे थे, अब बार बार पीछे हट रहे थे। उनके आदेश गड़बड़ाए, तालमेल टूटने लगा। सैनिकों की आंखों में अनिश्चितता बढ़ रही थी। वे नहीं जान पा रहे थे कि अगला हमला कहां से होगा। रामचंद्र यादव की रणनीति इतनी कुशल थी कि एक ही पल में उन्होंने ब्रिटिशों के मन में भ्रम और भय दोनों उत्पन्न कर दिए। हर बार जब एक ब्रिटिश दल मुख्य द्वार या किसी टावर पर हमला करता, तो छोटे दल गुप्त रास्तों से पीछे से हमला करते और अचानक गायब हो जाते। यह चाल उनके लिए अनंतकालीन डर की तरह लगने लगी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने महसूस किया कि जितना वे आगे बढ़ेंगे, उतना ही उनका नुकसान बढ़ेगा। उनकी बड़ी संख्या और भारी हथियारों के बावजूद
फोर्ट के भीतर की यह असामान्य वीरता उन्हें पराजित करने में असमर्थ रही। ब्रिटिश अफसरों के मन में यह स्पष्ट हो गया कि वे केवल संख्या में नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर हो रहे हैं। एक बड़ा दल झुंड में फंसा और पीछे हटते समय भी गोलीबारी की धमक सुनाई देती रही। उनकी ताल कमजोर पड़ गई थी और सैनिकों के कदम असहज हो गए। फोर्ट की ऊंची दीवारों और गुप्त रास्तों ने उन्हें बार बार चौंकाया। रामचंद्र यादव का साहस और आत्मविश्वास ब्रिटिश सैनिकों के लिए डर का मुख्य कारण बन गया। उन्होंने देखा कि एक ही व्यक्ति अपनी बुद्धि, योजना और बहादुरी के माध्यम से 300 से अधिक सैनिकों को मानसिक रूप से पराजित कर सकता है। यह केवल फायरिंग और हथियारों की शक्ति का मामला नहीं था, यह मानसिक युद्ध था। सैनिकों के मन में यह डर बैठ गया कि जितना वे आगे बढ़ेंगे, उतना ही उनका नुकसान बढ़ेगा और कोई गारंटी नहीं कि वे वापसी तक जीवित रहेंगे। ब्रिटिशों की हार की सबसे बड़ी वजह उनकी मानसिक अवस्था थी। वे भारी हथियारों, तोपखानों और संख्या के बावजूद एक सैनिक की वीरता के सामने पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। उनकी रणनीति, जो पहले इतनी प्रभावी और अनुशासित थी, अब भ्रमित और कमजोर हो गई थी। उन्होंने महसूस किया कि जितना अधिक वे दबाव डालेंगे, उतना ही उनका नुकसान बढ़ेगा। आखिरकार कमांडर ने पीछे हटने का आदेश दिया। यह आदेश केवल एक सैन्य निर्णय नहीं था, यह डर और मानसिक पराजय का प्रतीक था। ब्रिटिश सैनिक, जो पहले फोर्ट पर विजय पाने के लिए दृढ़ थे, अब हिचकिचा रहे थे। उनकी संख्या और शक्ति के बावजूद वे एक वीर सैनिक की रणनीति और साहस के आगे झुक गए। फोर्ट के भीतर रामचंद्र और उनके साथी घायल और थके हुए थे, पर उनकी आंखों में विजय की चमक थी। उन्होंने न केवल अपनी जमीन बचाई, बल्कि एक लंबी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश सैनिकों का डर और हार इस बात का प्रमाण था कि वीरता, बुद्धि और साहस किसी भी शक्ति और संख्या के खिलाफ जीत सकते हैं। इस दिन की घटना केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह साहस और रणनीति की जीत थी। रामचंद्र यादव ने साबित कर दिया कि वास्तविक वीरता केवल संख्या और हथियारों में नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और सूक्ष्म योजना में होती है। ब्रिटिश सैनिकों का डर और हार इस बात का जीवंत उदाहरण था कि एक साहसी और बुद्धिमान सैनिक पूरी फौज को चुनौती दे सकता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। अंततः ब्रिटिश फौज की वापसी ने यह संदेश दिया कि युद्ध में केवल शक्ति और संख्या नहीं, बल्कि योजना, बुद्धि और साहस का भी बड़ा महत्व होता है। रामचंद्र यादव ने अपनी वीरता और सूक्ष्म रणनीति के माध्यम से इतिहास में अपनी अमिट छवि बना दी। उनके एक एक निर्णय, हर कदम और हर चाल ने साबित किया कि साहस और वीरता ही असली शक्ति है, और उनका प्रभाव कभी भी बड़ी संख्या के सामने भी कम नहीं होता। इतिहास में ऐसे वीर कम ही होते हैं। ऐसे लोग जो केवल अपनी बहादुरी से नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ, मानसिक दृढ़ता और रणनीति के दम पर असंभव को संभव कर देते हैं। यह कहानी भी उन्हीं में से एक की है। एक आदमी, अकेला, ब्रिटिश सेना के 300 से अधिक सैनिकों के सामने खड़ा हुआ। यह संख्या, यह शक्ति और यह तोपखाने किसी भी आम इंसान के लिए डराने वाले होते, पर इस सैनिक के लिए यह केवल चुनौती थी। उसकी तैयारी और योजना इतनी गहन और सूक्ष्म थी कि ब्रिटिश सैनिकों ने हर कदम पर आश्चर्यचकित होकर पीछे हटना शुरू कर दिया। फोर्ट की ऊंची दीवारें, कंक्रीट के बंकर और बड़े हथियार ये सभी ब्रिटिशों की ताकत थे, पर इस सैनिक की वीरता और चालाकी के सामने कुछ भी काम नहीं आए। उसने गुप्त रास्तों और छिपे हुए मार्गों का इस्तेमाल किया। छोटी तोपों, राइफलों और छल से वह लगातार ब्रिटिश सैनिकों को भ्रमित करता रहा। हर बार जैसे ही हमला करने की तैयारी होती, वह अचानक किसी अप्रत्याशित स्थान से प्रकट हो जाता और ब्रिटिशों के मन में डर की लहर दौड़ जाती। ब्रिटिश कमांडर, जो शुरुआत में इतने आत्मविश्वास से भरे थे कि उन्हें अपनी विजय निश्चित लग रही थी, अब बार बार पीछे हटने पर मजबूर हो रहे थे। उनकी संख्या और बड़े हथियार भी उनके काम नहीं आए। सैनिक की वीरता, उसकी योजनाओं की सूक्ष्मता और उसकी मानसिक तैयारी ने पूरी फौज को चौंका दिया।
उनके कदम असहज हो गए, तालमेल बिगड़ गया और डर उनके मन में घर कर गया। यह कहानी केवल लड़ाई की नहीं है, यह साहस, वीरता और मानसिक शक्ति की कहानी है। यह साबित करती है कि असली शक्ति केवल संख्या और हथियारों में नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास, बुद्धि और धैर्य में होती है। यह सैनिक साबित कर गया कि यदि किसी व्यक्ति में साहस और रणनीति हो, तो वह किसी भी बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकता है। इतिहास में ऐसे वीर कम ही होते हैं। एक आदमी ने असंभव को संभव किया और ब्रिटिशों को हक्का बक्का कर दिया। इसे सिर्फ एक कहानी मत समझो, इसे याद रखो। यह हमें सिखाती है कि कभी भी चुनौती को देखकर डरना नहीं चाहिए और किसी भी परिस्थिति में धैर्य और सूझबूझ के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट की तरह लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ पढ़ने या देखने के लिए नहीं हैं, इन्हें याद रखना और दूसरों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है।